नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में आज भूगोल का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न है जल संसाधन के क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है वन्य जीव के हस्य के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। प्रश्न है झारखंड के प्रमुख लो अयस्क खनन केंद्र के नाम लिखिए। तो नाम लिखना है उसका। और सभी प्रश्न है जो कि पूछे गए हैं बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि अगर आपको यह 2 नंबर, ये लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है संसाधन को परिभाषित कीजिए। यह भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो उत्तर में लिखिएगा प्राकृतिक के वे सभी जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो संसाधन कहलाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन को परिभाषित करने के लिए वही चीज बता देंगे जो हम संसाधन के बारे में समझ रहे हैं। तो प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं। यह प्राकृतिक विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं किंतु यह तब तक संसाधन की कोटि में नहीं आ पाते हैं जब तक उन्हें उपयोगी न बना लिया जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वह तो प्राकृतिक के पेड़ पौधे जो जीवित है वह तो हम लोग का श्वसन के ऑक्सीजन जो मिलता है तो ये तो यूज हो ही रहा है। और जो मिट्टी जैसे कि लकड़ी सब बहुत सारा रखा हुआ है तो वह सभी संसाधन हमारे घर में टेबल कुर्सी गाड़ी मोटर और सभी खिड़की बहुत सारा चीज़ बनता है। जैसे मिट्टी सड़क रोड पानी ये सभी हम लोग के लिए संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। तो आप सभी इसके बारे में संसाधन को प्राकृतिक से जोड़ते हुए बताना बहुत ही अनिवार्य है जो कि आपको नंबर एकदम बिल्कुल उतना ही नंबर मिलेगा जितना नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम अच्छे से पढ़ देते हैं, आप अच्छे से सुनिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो संसाधन कहलाते हैं। ये प्राकृतिक में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में ये विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं किंतु ये तब तक संसाधन की कोटि में नहीं आ पाते हैं जब तक उन्हें उपयोगी ना बना लिया जाए। तो उसको उपयोगी भी बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे संसाधन को परिभाषित करने के लिए। अगला प्रश्न है जल संसाधन के क्या उपयोग है। जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो उत्तर में लिखिएगा जल संसाधन के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। तो पहला क्या है पेयजल एवं घरेलू कार्य में। पहला क्या हो गया पीने लायक जल और घरेलू कार्य में नहाना धोना कपड़ा साफ करना ये सभी लिख भी सकते हैं उदाहरण के समेत। दूसरा है सिंचाई यानी कि खेत पटवन में खेत में जो फसल होते हैं वहां सिंचाई किया जाता है पानी छोड़ा जाता है सिंचाई। तीसरा है कारखाना में बहुत सारा जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं उसमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी से बहुत सारा मटेरियल मिलाया जाता है। मटेरियल पानी गंदगी फिर पानी निकला जाता है वो जो कि प्रदूषित करता है तो प्रदूषण में चल जाएगा। लेकिन आप पानी की आवश्यकता कारखाना में भी होता है। और चौथा है जल विद्युत। चौथा क्या है जल विद्युत। चौथा आपका है जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में। तो जल विद्युत जैसे एनटीपीसी हो गया एनटीपीसी तो ये ताप विद्युत है ये कोयला से। और जल विद्युत जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है बिजली करंट जो आप सभी जानते हैं। तो जल विद्युत हो गया। और पांचवा है आपका मत्स्य पालन वानिकी इत्यादि यानी कि मछली को भी पालना है तो पानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जल संसाधन के क्या उपयोग है
अच्छे से सुनिए। जल संसाधन के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला है पेयजल एवं घरेलू कार्य। अब जितना आप पानी से काम करते हैं उतना लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। और दूसरा है सिंचाई में, 30 नंबर दे करके। और फिर है कारखाना में, जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में। अगला प्रश्न है अब आपका, जल संसाधन अच्छे समझ गए होंगे। जल संसाधन को अच्छे से आप उपयोग करने के लिए जानते ही हैं, उसको लिखना है। आप लिख लिए होंगे, अच्छे से लिख लेंगे, जैसा कि इसमें एक नमूना बताया गया था। तो अब आप वन्य जीवों के हास्य, हास्य मतलब क्या होता है, कमी होना। वन्य जीवों के यानी कि वन्य, वन, बाग, बगीचे, जंगल में जितने भी जीव पाए जाते हैं ना, उसका कमी हो रहा है। तो वन्य जीवों के हास्य के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 4 प्रमुख कार्य बताना है जिसके कारण से जंगली जीव जो है कि हास्य हो रहा है या कमी हो रहा है। तो देखिए यहाँ उत्तर में लिखिएगा कि वन्य जीवों के हास्य के निम्नलिखित कारक हैं। वन्य जीव के हास्य यानी कि कमी जो वन्य जीव जो कम हो रहा है उसका निम्नलिखित कारक। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे नंबर दे करके लिखा जाएगा। तो 1 नंबर में है वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का शिकार कुछ लोग करते हैं आर्थिक लाभ के लिए। वन्य जीव का शिकार 1 नंबर में लिखिएगा। आर्थिक लाभ के लिए कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं, फलतः उनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अगला 2 नंबर में है प्राकृतिक आवास का हास्य। प्राकृतिक आवास से का हास्य यानी कि प्राकृतिक में जो भी रहने वाले जानवर थे उसका हास्य हो रहा है, उसका घर टूट रहा है। प्राकृतिक आवास मतलब घर होता है। तो प्राकृतिक आवास का हास्य, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास वन क्षेत्र है। तो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास वन्य क्षेत्र है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क व रेल लाइन निर्माण से वन क्षेत्र घटता जा रहा है, फलतः वन्य प्राणियों की संख्या लगातार कमी हो रही है। अगला है 3 नंबर, प्रदूषण की समस्या। अम्ल वर्षा, पौधाधार प्रभाव और परावैंगनिक किरण वन्य जीवों के हास्य के कारक है। तो प्रदूषण का फैलना, पौधा घर प्रभाव, परावैंगनिक किरणें, अम्ल वर्षा होना, ये सभी जो है कि वन्य जीव के कमी के कारण ही ऐसा होता है। क्योंकि वन्य जीव रहेगा तो जंगल झाड़ रहेगा, जंगल झाड़ रहेगा तो वातावरण रहेगा, स्वच्छ वातावरण रहेंगे। 4 नंबर है वनों में आग लगना। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वन में आग लग जाती है। इससे हरे भरे वन्य तथा वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। तो आग लगने से क्या होगा, प्राकृतिक या मानवीय यानी कि अपने आप भी लग सकता है या मानवीय कारण से वन में आग लग जाती है। इससे हरे भरे वन तथा वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? अगर आपके पास समय तो बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन उतार सकते हैं, नहीं तो नंबर लिख करके आप उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आप इसे अच्छे से समझिए। तो समझ गए कि अक्टूबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति दोनों एक ही है। तो उत्तर में लिखना है यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, दूसरा आगे जो लिखिएगा, एक बात तो आप समझ गए कि अक्टूबर क्रांति
इसे यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, यह बात समझ गए। और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति का इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। लेनिन और ट्रोत्स्की ने बलपूर्वक केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया। तो लेनिन और ट्रोत्स्की ने बलपूर्वक केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। क्रांति सत्ता बोल्शेविकों जिसका प्रधान लेनिन था के हाथों में आई। उसने रूस के नव निर्माण का कार्य आरंभ किया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं और अच्छे से सुनिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में अक्टूबर क्रांति कहे या बोल्शेविक क्रांति कहे, दोनों एक ही है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो सुनिए, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। लेनिन और ट्रोत्स्की ने बलपूर्वक केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलटा दिया। क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक जिसका प्रधान लेनिन था के हाथों में आई। उसने रूस के नवनिर्माण का कार्य आरंभ किया। तो दोस्तों इतना समझ गए आप अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाए हैं दोस्तों, इसे ही बता देते हैं। देखिए, प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, हम डायरेक्ट बताते हैं, अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। दोस्तों चीन में कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ है। कागज का भी आविष्कार चीन में ही हुआ है। और काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी उपयुक्त आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से इतना याद रखिए। यह ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और हाँ, यहाँ तक देखते हुए आए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और जो भी आपको परेशानियां पढ़ने या कोई भी सब्जेक्ट में है, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।